हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर अपने बात कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः लौट के हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, या फिर जो भी चैनल के ऊपर नया आया है अभी भी, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। तो अपने जिस कड़ी के अंदर बात कर रहे थे, यानी कि अपने पंजाब हाई कोर्ट के बारे में चल रहे थे, उसी की जो स्ट्रेटेजी की थी कंटिन्यू क्लासें थी, उसी क्लास को लेकर अपने कंटिन्यू बात कर रहे थे। तो उसी कड़ी के अंदर चलते अपने पुनः आज लौट के आ चुके हैं। तो चलते अपने अगला प्रश्न, अपना पहला प्रश्न। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। ये आपका नैतिक कर्तव्य थोड़ा सा पूरा कर देना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप इतना सा नैतिक कर्तव्य पूरा करोगे। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 1 की बात करूं मैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इंद्रधनुष का ध्वज है, ग्रेट यूनियन फ्लैग, लाल शोभन, या फिर तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा पड़ता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। कौन सा पड़ता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और तिरंगों को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तिरंगा के अंदर 3 रंग होते हैं, कौन सी है? तो आपको बेसिक पता ही होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि तिरंगा में एक तो ऊपर ही ऊपर केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग। मध्य में एक चक्र बना होता है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है, जो नीले रंग का होता है। तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने कब अपनाया था इसको? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो अपने सबसे पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा पड़ता है? तिरंगा पड़ता है। अपने का पहले का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेटेजिक में सही होना चाहिए। आगे चले। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तिरंगे झंडे के चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। ये आपको मैंने बता चुका हूं, 24 तिलियां होती है। कितनी? 24 तिलियां होती है। टोटल कितनी? 24 तिलियां होती है। ये सही रहेगा। 24 तिलियां 360 होती है। अगर 360 तो एक तिल्ली के मध्य कितने का कोण होता है? एक तिल्ली के मध्य 15 डिग्री का कोण होता है। कितनी डिग्री का कोण होता है? 15 डिग्री का कोण होता है। बेसिक सी बात है। तो कितनी तिलियां? 24 तिलियां होती है। चलते हैं अपने 24 तिलियों के आगे। हाँ जी, ये सुनना। अगर किसी ने हमारा पंजाब हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको परचेज करना है, पूरा का पूरा कोर्स आपको परचेज करना है, तो नामात्र शुल्क के अंदर पंजाब हाई कोर्ट का पूरा कोर्स, बिल्कुल नामात्र शुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ 899 के अंदर पूरा का पूरा हाई कोर्ट जो चौकीदार की वैकेंसी है उसका पूरा कोर्स 899 में दिया जा रहा है। पूरा रिकॉर्ड कोर्स है। इसके अंदर क्या फ्री दिया जा रहा है? जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो क्लासरूम से लाइव क्लासेस फ्री है, क्योंकि रिकॉर्ड कोर्स है। लाइव क्लास क्लासरूम से फ्री है। और पैनल पीडीएफ, जो भी पैनल पीडीएफ बन रहा है वो भी फ्री, सिर्फ और सिर्फ 899 में। काफ़ी डिस्काउंट है इसके ऊपर ये खरीद सकते हो। अगर बोलो सर हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से प्राप्त करें? स्टडी मटेरियल, हाईकोर्ट का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो क्या करना, 5 बुक्स है हमारी, सिर्फ और सिर्फ 799 में। 5 बुक सिर्फ 799 में होम डिलीवरी करते हैं। कौन सी डिलीवरी? होम डिलीवरी फ्री करते हैं। अगर आपको बुक्स मंगवानी हो तो क्या करना, हमारी टेक्निकल के टीम के नंबर 7597500075 पे कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से आप बुक्स भी मंगवा सकते हो। ये हमारी टेक्निकल की टीम के नंबर है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो इसके ऊपर कॉल करना और आपको बुक मंगवा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, अगला प्रश्न अपना, संविधान सभा ने कितनी
नहीं, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था, तो मैंने बता चुका हूँ 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को अपनाया गया था। संविधान को तिरंगे को कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगों के सबसे पहले अपनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। जो पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया, जो अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष, उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और तीसरे में जो अपने प्रस्तावना के मूल आधार देखने को मिलते, प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे वो तीसरी बैठक में रखे गए 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं। सिंपल सा इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 जुलाई 1946 संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे चले। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर, तितर, कबूतर, क्या? मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है? राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हो तो कौन सा? बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष कौन सा? बरगद का पेड़। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जो हाईकोर्ट व चौकीदार की तैयारी कर रहे हो पंजाब हरियाणा की, उसके अंदर जो जीके है सेम वही जीके एसएससी एमटीएस के अंदर है। सेम वही जीके एसएससी एमटीएस के अंदर वर्तमान में इसके फॉर्म आ चुके हैं। वर्तमान में इसके फॉर्म इसके वर्तमान में स्टार्ट है, तो फॉर्म भर देना, क्योंकि एसएससी के एमटीएस का वही सेम जीके है जो इसके अंदर जीके है। एक साथ तैयारी करें, उसकी तैयारी करें तो उसके साथ भी तैयारी हो जाएगी। तो एसएससी के एमटीएस के अंदर सेम वही जीके पड़ता है, तो इस फॉर्म को भी भर देना। कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म को भरना है यहाँ से इस फॉर्म को भी भर देना। और इसका स्टडी मटेरियल या फिर इसका ऑनलाइन कोर्स या फिर इसका ऑफलाइन कोर्स, स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा आपको हमारे यहाँ से कोचिंग से उपलब्ध हो जाएगा। पूरे इसके ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट है, ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट है, इसके स्टडी मटेरियल बिल्कुल स्टार्ट है। और किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए 7597500075 पे आप कॉल करके सारी प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। इसका फॉर्म भरना मत भूल जाना, क्योंकि बहुत कम फीस है, 100 रुपये फीस या कुछ नहीं होता 100 में, सेम वही जीके है। तो तैयारी इसके भी साथ में करना। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 10,000 प्लस पे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जिसे कही जाती है। आगे चलें। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता? भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता की बात करते तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया। कौन सी बुक से? गीतांजलि से लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक गीतांजलि से लिया जाता है? उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो इसी रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि बुक के पर उसे कौन सा पुरस्कार मिला हुआ? शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। शांति का नोबेल पुरस्कार इसको मिला गया 1913 के अंदर मिला था। और सबसे पहले अगर जनगण मन गाया गया था तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें
हाँ जी। चलें अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हुए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या पड़ता है उसकी बात करें। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सुनना, चार ऑप्शन अपने सामने। कंगारू, कीवी, अशोक, कीवी वो नहीं है खाने वाली, आप कहीं वो समझ लो, अशोक चिन्ह या फिर कमेली का फूल। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह पड़ता है वो अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह है, जिसके अंदर जो अशोक चक्र अपने को देखने को मिलता है कहाँ पे मिलता है? अशोक चक्र अपने को देखने को कहाँ पे मिलता है? तो ये अपने को तिरंगे के मध्य में, तिरंगे के मध्य में, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। और उसी सारनाथ स्तंभ के नीचे नीचे अगर नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अशोक चिन्ह पड़ता है इसका सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, अगले प्रश्न की बात करता हूं तो सत्यमेव सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ये सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया। अभी मैंने आपको बात बताई, सारनाथ स्तंभ के अशोक चिन्ह से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाइगर, बाघ पड़ता है। राष्ट्रीय पशु क्या पड़ता है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ पड़ता है। सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा पड़ता है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या पड़ता है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपया। कौन सा? भारतीय रुपया पड़ता है। कौन सा पड़ता है? भारतीय रुपया, जिसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह पड़ता है। अच्छा, अगले प्रश्न की बात करूं तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी बात सुन लेना फिर। अब नदी निकल ही गई है तो थोड़ी सी बात समझ ही लेना। गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में भी बात जान ही लाना। गंगा नदी के बारे में दो बात सुन रहा अभी। सुनना, ये दो नदियां, एक तो ये है, इस नदी का नाम धौलीगंगा, धौलीगंगा और विष्णु गंगा। इस ग्लेशियर की बात करता तो इस ग्लेशियर का जो बर्फ का पहाड़ पड़ता है इसका नाम संतोपत ग्लेशियर। यहां से दो नदियां निकलती है, धौलीगंगा और कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा। कितनी नदियां? दो नदियां निकलती है, एक तो धौलीगंगा निकलती है और दूसरी कौन सी? विष्णु गंगा निकलती है। ठीक है, जहां पे आके ये नदियां दोनों आपस में मिलती है, जहां पे आके ये आपस में आके मिलती है वो स्थान पड़ता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, या फिर जिसे जोशी मठ भी कहा जाता है। कौन सा मठ कहा जाता है? जोशी मठ। कौन सा मठ कहा जाता है? इसे जोशी मठ भी कहा जाता है। जोशी मठ, रुकना एक बार, इसे जोशी मठ, जोशी
जोशी मठ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात इसके अंदर सबसे पहले नदी आके मिलती है, उसका नाम है नंदा नदी। दूसरी नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। और तीसरी आके मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी, यानी जिसे काली नदी भी कहा जाता है, काली नदी। नंदा नदी, पिंडार नदी या फिर काली नदी। यहां पे जो प्रयाग बनता है, यहां पे इसे कहा जाता है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। नीचे से एक नदी आती है, इस नदी का अगर मैं नाम की बात करूं तो नीचे से जो नदी आती है यहाँ पे एक ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? इस ग्लेशियर की नाम की बात करता हूं तो इस ग्लेशियर का नाम पड़ता है, अगर मैं ग्लेशियर के नाम की बात करूं तो ग्लेशियर का नाम क्या पड़ता है? इस ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे जो ग्लेशियर पड़ता है उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। दोनों के दोनों स्थान उत्तराखंड में अभी भी, ये भी स्थान कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ता है, और ये भी स्थान कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। दोनों के दोनों, यानी कि एक नदी तो कौन सी है? यहाँ पे जहाँ पे धौलीगंगा और विष्णुगंगा मिल रही थी, इनको मिला के बोला गया अलकनंदा। अलकनंदा, धौलीगंगा और विष्णुगंगा यहाँ पे जो मिलती है वहाँ पे अलकनंदा बोला गया। यहाँ तक इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, अलकनंदा ही रहता है। नीचे से कौन सी? भागीरथी आती है। भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से जो नदी बनती है उस नदी का नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी कोई एक शाखा नहीं है, गंगा की काफ़ी शाखाएं पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले संतोपत से विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौलीगंगा निकलती है। उसके बाद नदी का नाम अलकनंदा होता है। उसके बाद नंदा नदी से नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी, इसी मंदाकिनी नदी के ऊपर जो केदारनाथ पर्यटक स्थल पड़ता है, धार्मिक स्थल पड़ता है केदारनाथ, वो धार्मिक स्थल इसी मंदाकिनी नदी के ऊपर पड़ता है, केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है इसी मंदाकिनी नदी के ऊपर। और अगर मैं बद्रीनाथ की बात करता हूँ, बद्रीनाथ इसी संतोपत ग्लेशियर के बैक साइड में पड़ता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से जहां पे दोनों आपस में मिलती है वहां पे जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। ये भी प्रयाग कहाँ पे? ये पूरा कंडीशन आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ, अभी तक उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अभी तक पूरे सिस्टम की बात करें, अभी तक उत्तराखंड की बात है। यानी कि ये दोनों प्रयाग भी कहाँ पे थे? उत्तराखंड में। और यहाँ तक उत्तराखंड में इसी देव प्रयाग में मिलने के पश्चात नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियों के मिलने से गंगा बनती है? एक तो भागीरथी के मिलने से, और एक कौन से? अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ से आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, गंगा नदी का निर्माण। भारत की राष्ट्रीय नदी भी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। सिंपल सा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले तो अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव स्टारफिश, व्हेल, शार्क या फिर डॉल्फिन? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? हॉकी। भारत का अगर राष्ट्रीय खेल की बात करते हो तो कौन सा पड़ता? हॉकी। और जो मेजर ध्यानचंद जी जो पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी तो किससे संबंधित थे? हॉकी खेल से संबंधित थे। भारत का कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी पड़ता है। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया। भी हिंदी को संवैधानिक राजभाषा कब घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन आपके सामने, कब घोषित किया गया? 1 नवंबर को, 8 मार्च को,
14 सितंबर को और 2 जनवरी को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगर मैं 1 नवंबर 1956 की बात करता हूं तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। आगे चले। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सुनना, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ध्यान से सुनना। वंदे मातरम कौन सा है? वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी बुक में से था? आनंद मठ से। कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। ठीक है। सबसे पहले गाया कब गया था? 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। उसके पश्चात बात करता हूं, उसके पश्चात वंदे मातरम को, जो सबसे पहले वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, आनंद मठ से लिया गया। 1896 कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया? घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चले। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तो लिखित क्या है? जनगण मन, जो सबसे पहले 1911 में गाया गया था। बुक के नाम बताऊं तो गीतांजलि से लिया गया। उसके ऊपर 1913 में इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार इसको यहाँ से मिला हुआ है। सिंपल सा यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी करना। अगर अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और अभी काफ़ी डिस्काउंट है कोर्सेज के ऊपर, तो कोर्सेज वहाँ से कर लेना। और थोड़ा सा 1-2 दिनों की बात है तो बहुत एक अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार हो रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे प्रश्न एक ही क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। टाइम लगेगा, सिर्फ 2 या 3 दिनों के टाइम दीजिए। 2 या 3 दिनों के पश्चात बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में यहाँ से कवर होने वाला है। क्योंकि स्टैटिक जीके जो होगा, जो आपका स्टैटिक जीके हो रहा है, उसको हमने सोचा भी एक अच्छे फॉर्मेट में लाया जाए। एक साथ अच्छे क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि अभी आपको काफ़ी प्रश्न बता दिए। उसके बाद में पूरी सीरीज को एक साथ लाएंगे, लास्ट में आपका। और मानना यह भी अभी दिन के अंदर एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए सिंपल, जैसे मैंने भारत के आज सामान्य परीक्षा का टॉपिक, भूगोल के सामान्य परीक्षा का टॉपिक उठाया, तो आधे घंटे की क्लास में मैं कोशिश करूँगी सामान्य परीक्षा के समय सारे इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ। ऐसे भी क्लासेस लाने की बिल्कुल पूरी तैयारी में, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 या 3 दिनों का टाइम दीजिए। पूरा ऐसा लाने का स्कीम है भी एक टॉपिक को उठाएंगे और पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे, यानी कि 1-आधे घंटे के अंदर बिल्कुल बड़ा यहाँ से टॉपिक को निकाल देंगे। तो सिंपल सी यहाँ से लाने की तैयारी में बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट। थैंक यू, गुड नाइट।